नमस्ते। इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों से एक बहुत ही दिलचस्प, बल्कि यूं कहें कि एक माइंड बॉगलिंग सवाल पूछने जा रहे हैं। अगर मुगल कभी भारत आए ही ना होते तो क्या होता? क्या हमारा देश वैसा ही होता जैसा आज है? चलिए, बिना किसी देरी के इस जटिल और रोमांचक विषय की परतों को खोलते हैं। तो फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे मुगलों की एंट्री से, फिर बात करेंगे इकोनॉमी और कल्चर की, उसके बाद हम कुछ कठोर धार्मिक नीतियों और अत्याचारों का निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे और अंत में अपने सबसे बड़े सवाल पर लौटेंगे कि अगर वो नहीं आते तो क्या होता। भाग 1, भारत में मुगलों का प्रवेश। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ये पूरा इतिहास कोई 1-2 दशक का नहीं, बल्कि पूरे 332 सालों तक फैला हुआ है। शुरुआत होती है 1526 में, जब बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराया था, और इसका अंत जाकर होता है 1858 में, जब अंग्रेजों ने अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को देश निकाला दे दिया था। वाकई ये एक बहुत बड़ा कालखंड था। जरा थोड़ा पीछे चलते हैं। 1526 से पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट की हालत बिल्कुल अलग थी। ये पूरा इलाका छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, और ये रियासतें ना अक्सर आपस में ही लड़ती रहती थीं। मतलब बाहर से आने वाले किसी भी आक्रमणकारी के लिए ये एक बहुत आसान शिकार था। लेकिन मुगलों के आने के बाद ये पूरा बिखरा हुआ क्षेत्र एक ही शासन के तहत आ गया। एक तरह से इसे एक सूत्र में पिरोकर एक अखंड स्वरूप दे दिया गया। भाग 2, एकीकरण और बढ़ती अर्थव्यवस्था। अब इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इस दौर में कई बड़े बदलाव देखने को मिले। व्यापार को रफ्तार देने के लिए लंबी सड़कों और बड़े बंदरगाहों का जाल बिछाया गया। नदियों में जहाज चलने लगे, और हाँ, पानीपत की लड़ाई में भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल हुआ था। इसी एक घटना ने आगे चलकर इस पूरे इलाके को हथियारों का एक बहुत बड़ा ग्लोबल हब बना दिया। अब इस डेटा को देखिए, ये सच में हैरान करने वाला है। 17वीं शताब्दी में हमारा ये क्षेत्र दुनिया की कुल जीडीपी का 24% से भी ज्यादा हिस्सा होल्ड करता था। मतलब पूरी दुनिया की 1/4 दौलत यही थी। लेकिन फिर ग्राफ गिरता है। आप साफ देख सकते हैं कि ब्रिटिश काल आते आते यह आंकड़ा कैसे धड़ाम से गिरा, और अंग्रेजों के जाने तक सिर्फ 4% के आसपास ही सिमट कर रह गया। और अगर आज की बात करें तो इस युग की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं वो आज भी हमारी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। इन स्मारकों की टिकट बिक्री के आंकड़े देखिए। 2019 के लोकसभा डेटा के हिसाब से सिर्फ टूरिज्म सेक्टर ने हमारी इकोनॉमी में 15,000 बिलियन रुपए से ज्यादा का योगदान दिया था। ये कोई छोटी रकम नहीं है। भाग 3, साहित्य, संस्कृति और भोजन। इकोनॉमी से हटकर अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को देखें तो हमारे खाने पीने पर भी इसका कितना गहरा असर है। अखरोट, बादाम और खुबानी जैसे ड्राई फ्रूट्स हों, या फिर बिरयानी और कबाब, इन चीजों ने हमारे क्षेत्रीय व्यंजनों का पूरा स्वाद ही बदल दिया, खासकर दक्षिण भारत में। और सोचिए, आज स्ट्रीट फूड के जरिए ये अनगिनत लोगों की रोजमर्रा की कमाई का जरिया भी बने हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि सब कुछ बस बदल रहा था। अपनी सांस्कृतिक आजादी भी कायम थी। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है महान कवि तुलसीदास जी। जब सम्राट अकबर ने उन्हें अपने दरबार में मनसबदार यानी एक बड़ा अधिकारी बनने का ऑफर दिया, तो उन्होंने अपनी राम भक्ति को चुना और इसे ठुकराते हुए लिखा, तुलसी अब क्या बनिए नर के मनसबदार। ये कोट अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। इसी दौर में अकबर जैसे शासकों ने अलग अलग संस्कृतियों को आपस में जोड़ने की कोशिशें भी की। रामायण और महाभारत जैसे हमारे महाकाव्यों का अनुवाद करवाया गया। आपसी नफरत को मिटाने के लिए एक नया धर्म, दीन ए इलाही भी शुरू किया गया। और ये वही समय था जब उर्दू शायरी के साथ साथ हिंदी और ब्रज भाषा का साहित्य अपने चरम पर था, जहाँ सूरदास और बीरबल जैसे विद्वान मौजूद थे। भाग 4, धार्मिक नीतियाँ और अत्याचार। अब इस एक्सप्लेनर को निष्पक्ष रखने के लिए हमें इतिहास के उस दूसरे और कठोर पहलू पर भी बात करनी होगी। आपने जजिया कर के बारे में तो सुना ही होगा। इसे समझना बहुत जरूरी है। ये इस्लामी कानून पर आधारित एक ऐसा सख्त टैक्स था जो विशेष रूप से सिर्फ हिंदुओं पर लगाया गया था, खासकर औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब का जो लंबा शासनकाल था वो बेहद क्रूर अत्याचारों से भरा हुआ बताया जाता है। सत्ता की भूख ऐसी थी कि उसने अपने ही बड़े भाइयों की हत्या करवा दी और अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया।
सिर्फ इतना ही नहीं, हिंदू और सिख आबादी पर भी भारी अत्याचार किए गए। त्योहारों पर पाबंदी लगाना, जबरन धर्म परिवर्तन करवाना और मस्जिदें बनाने के लिए मंदिरों को तोड़ना, ये सब उस दौर की एक कड़वी सच्चाई रही है। खैर, इतिहास को लेकर हमेशा से एक बहस रही है। एक तरफ हमारे पास क्रूरता और जबरन धर्म परिवर्तन के ये साफ रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ इतिहासकारों का एक अलग नजरिया भी है। उनका मानना है कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने हमें बांटने के लिए इन बातों को जानबूझकर बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया। वो दलील देते हैं कि औरंगजेब की अपनी ही सेना में जयसिंह राठौर जैसे कई हिंदू सेनापति बहुत ऊंचे पदों पर तैनात थे। तो इतिहास के इन दोनों ही पहलुओं को देखना काफी दिलचस्प है। भाग 5, क्या होता अगर मुगल नहीं आते? इन सारी बातों को जोड़ने के बाद हम अपने उसी सबसे बड़े सवाल पर वापस आते हैं। अगर वो नहीं आते तो क्या होता? हमारे सामने दो संभावित परिदृश्य बनते हैं। पहला, अगर ये उपमहाद्वीप एकजुट नहीं होता तो शायद हम किसी और शक्तिशाली विदेशी ताकत के गुलाम बन जाते। या फिर दूसरा परिदृश्य, छोटी रियासतें आपस में ही इतना लड़ती रहती कि अंग्रेजों के लिए इस देश पर कब्जा करना कहीं ज्यादा आसान और तेज हो जाता। जरा एक पल के लिए इस स्लाइड को देखकर इमेजिन कीजिए, अगर वो शुरुआती एकीकरण, वो यूनिफिकेशन नहीं हुआ होता तो आज हमारा भूगोल कैसा होता? क्या ऐसा हो सकता था कि आज महज दिल्ली से आगरा जाने जैसी छोटी सी दूरी के लिए भी हमें 2-3 अलग-अलग देशों के वीजा लेने पड़ते? ये सोचकर ही कैसा अजीब लगता है ना। इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या उन 332 सालों में जो बेहिसाब दौलत बनी और जो हिंसक अत्याचार हुए, क्या उन्हीं सब ने मिलकर आज के हमारे आधुनिक उपमहाद्वीप को ढालने का काम किया? इस ध्रुवीकरण वाले युग के बिना आज हमारा नक्शा, हमारी पहचान और हमारा समाज कितना अलग होता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास के पन्नों में हमेशा गूंजता रहेगा। जानने के लिए और सोचने के लिए बहुत कुछ है।